जय हिंद दोस्तों। जबलपुर के सभी दर्शनीय स्थान यानी धुआंधार प्रपात, 64 योगिनी, नर्मदा में बोटिंग, बैलेंसिंग रॉक और मदन महल देखने के लिए सबसे पहले आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट जाने वाले बस में बैठना होगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे भेड़ाघाट के पास जो बस स्टैंड है वहाँ पे उतरना होगा। 1.5 किलोमीटर चलकर आप यहाँ पे धुआंधार प्रपात के पास आ जाएंगे। देखिए हम धुआंधार प्रपात में आ गए। नर्मदा नदी आपको दिख रही है। आज यहाँ काफ़ी भीड़ भी थी और देखिए निर्मल स्वच्छ शुद्ध नर्मदा नदी का पानी। ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं धुआंधार प्रपात देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है आज, जैसे आपको बताया पहले ही। ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और थोड़े से आगे जाएंगे। ये नहीं तो उधर वाला है ना, उस साइड में जो बना हुआ है वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आप अच्छी तरीके से धुआंधार प्रपात देख सकते हैं। ये ग्राउंड का व्यू है। ये देखिए मस्त नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं इसको। पूरा विहंगम दृश्य। बचपन में एक बार आया था मैं इधर भाई लोगों के साथ, परिवार के साथ। थोड़ा आगे देख लेते हैं धुआंधार प्रपात को। ये हमारे ज्योग्राफी के लेसन में भी था इसका पिक्चर। ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है खाली जगह के लिए। लोगों की रश रहती है, बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। एक्चुअली धुआंधार फॉल के आगे एक डैम है जिसको बरगी डैम बोलते हैं। वहाँ से पानी इसका कंट्रोल होता है। तो लोकल लोगों ने बताया कि आज पानी वहाँ से छोड़ा गया है तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है पानी की, जिससे जो धुआंधार प्रपात की छटा है वो और बढ़ गई है। ये थोड़ा नीचे देखते हैं। ये है मार्बल रॉक्स को चीरते हुए नर्मदा नदी आगे बढ़ती हुई। पानी वो चीज़ है जिसको आप एक लोटे में समेट सकते हैं और जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो ऐसे कठिन पहाड़ों को भी चीरते हुए आगे बढ़ती है। पहले जब बचपन में आया था तो कैमरा रोल यूज़ होता था उस टाइम में, तो बहुत ही कम फ़ोटो खींचे थे हमने। यहाँ पे ये ख़राब हो गया। अब नीचे का हो गया, अब ऊपर हम आ गए हैं रोपवे में। अब रोपवे में यहाँ पे जाएंगे, रोपवे में बैठ कर आगे ऊपर से देखेंगे कैसा दृश्य रहता है। ये देख सकते हैं आप, रोपवे में आ सकते हैं। यहाँ पे बैठना पड़ेगा आपको, फिर आगे जाएगा रोपवे से। वहाँ पे उतर के फिर आप देख सकते हैं दूसरे साइड से धुआंधार प्रपात को। ये आगे बढ़े हम और पूरा ये नीचे का रास्ता है वो सब दिख रहा है। ये देखिए वो दूर दिखाई दे रहा है ये मेला ग्राउंड।
दूर से दिख रहा है तब भी कितना मैजेस्टिक लग रहा है। ये रहा, धीरे 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 इसका राज खुल रहा है। और ये जूम्ड व्यू, और ये रहा मैजेस्टिक, सबसे मैजेस्टिक व्यू है इसका रोपवे से। वाओ, ये बीच वाला रॉक तो ऐसा लग रहा है जैसे आइलैंड ही हो। देखिए कितना मस्त लग रहा है, एक नेचुरल वंडर है इंडिया का, भारत को कुदरत की देन। वाह 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 वाह, नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। कितने सारे झरने देखो, काउंट कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एटलीस्ट 13 इस तरफ, वो मेन 14। वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्राकृतिक सौंदर्य। वाह, देखते ही बनता है। देखिए एक्चुअली एक ही दिन में आपको पूरा कवर करना है जबलपुर के सारे दर्शनीय स्थान, तो सुबह सुबह आपको स्टार्ट करना होगा, तब आप कर सकते हैं पूरा। ये आ गया इसका स्टेशन। अब इस साइड से देखो, यहाँ पे भीड़ नहीं रहता ज़्यादा, उधर भीड़ रहता है। यहाँ से भी देखो, एंशिएंट रॉक, देखने से एकदम एंशिएंट रॉक लग रहा है, क्योंकि ओनली रॉक ही रॉक है। जो न्यू रॉक्स होते हैं उसके ऊपर मिट्टी की परत रहती है और काफ़ी उसमें भूस्खलन वगैरह होती है, लेकिन एकदम सब जितना भी मृदा अपरदन भूस्खलन होता था सब हो गया है, इसलिए एंशिएंट रॉक। बहुत देख लिया, अब चलते हैं दोबारा रोपवे से। इसके नीचे से जाके देखना है वो फॉल जो देखा था अभी। फिर से वही मैजेस्टिक सीनरी, जिस यहाँ रोपवे से आने का मेन पर्पस ये था, यही दिस ब्यूटी, यही देखना था। यहाँ से फिर ऊपर चल के जाएंगे बस अड्डे में, और वहाँ से थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस में ही 64 योगिनी का मंदिर है। एक्चुअली मैं तो प्रॉपर्ली पैदल चल सकता हूँ, इसलिए मैं पैदल ही जाऊँगा। ये देखिए वो रास्ता नीचे, वाह अमेजिंग। I'll miss this for the rest of my life. अभी नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं 64 योगिनी। ये आ गया 64 योगिनी मंदिर।
एमपी में कई सारे 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी तंत्र मंत्र वाले, विद्या वाले जो संप्रदाय रहते हैं उनके मुख्य मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये रहती है कि ये गोलाकार रहती हैं। गोलाकार में कई सारी मूर्तियाँ रहती हैं और मेन 64 योगिनी होती हैं, उनका मूर्तियाँ यहाँ प्रतिस्थापित की जाती हैं। और जो मंदिर रहता है गोलाकार रहता है और इसकी छत नहीं रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये 64 योगिनी है, एकदम शक्तिशाली होती है और अपने शक्ति के प्रदर्शन हेतु ये आसमान में उड़ती है, इसलिए यहाँ पे मंदिरों में छत नहीं होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोरेना में एक 64 योगिनी है गोलाकार, उसी के आधार पर भारत का जो पुराना संसद भवन गोलाकार था वो बनाया गया था। लेकिन कहीं लिखित तथ्य नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है और देखने में भी सच में लगता है गोलाकार आकृति संसद भवन का, ये 64 योगिनी मंदिर की तरह। ये देखिए विभिन्न प्रकार के योगिनियों के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और जो ये खंड खंड बने हैं उनको पिल्लर से सपोर्ट किया जाता है। और 64 योगिनी मंदिर शहर से थोड़े दूर ऊंचे स्थान पर बनी है। ये भी इस ऊंचे स्थान पर बनी है, सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। और इनके बीच में एक मंदिर रहता है, खासकर शिवलिंग या महादेव का मंदिर रहता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ इतनी सुंदर। देखिए बाहर से देखेंगे इस मंदिर को तो देखिए इसका गोलाकार देखिए, ये एकदम पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरह। पार्लियामेंट बिल्डिंग भी ऐसी गोल है ना, ये देखिए। इंटरेस्टिंग बात है कि इनको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है इनकी विशेषताओं के कारण। अब पैदल चलकर नीचे जाएंगे और बोटिंग के लिए नर्मदा घाट में जाएंगे। ये देखिए नीचे नर्मदा नदी दिख रही है और ये शहर है यहाँ का भेड़ाघाट। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित इमारतें मॉन्यूमेंट्स हैं। ये नीचे है, पैदल चल के आया मैं इधर से। ये नीचे देखिए नर्मदा नदी और नर्मदा मंदिर। एक विहंगम दृश्य ले लेते हैं और प्रस्थान करते हैं बोटिंग के लिए। और बोटिंग के लिए आ चुके हैं और एक आदमी का 100 रुपये लगता है और बाकी अगर रिज़र्व करना है तो 800। ये देखिए कितने सारे बोट्स वगैरह हैं। और किसी के पास टिकट है अभी आप लोग के पास, किसी के भी पास भी नहीं है? काफ़ी हैगल करने के बाद अभी हमारा बोट चलने के लिए तैयार है। आगे जो गाइड है वो भी अपने डायलॉग्स बोलेंगे और सब स्थानों के बारे आपको बताएंगे। नदी का पानी कितना हरा, ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन है। देखने में साफ है, पीने में बिस्लरी का भी बाप है। ये देखो पिंक मार्बल, गुलाबी कलर कॉर्नर पर, हल्का सा पिंक, बाकी है वाइट। मजाक के लिए बोला जाता है नहा धोकर बैठी थी रेखा, साड़ी कलर देखा उतनी जगह पिंक हो गई। साड़ी कलर था कच्चा, मार्बल हो गया पक्का। देखने में लग रहा है कितना अच्छा। पीछे वाली बोर्ड पे आ रहा है रेखा के चच्चा। साड़ी ना बॉम्बई का था इसलिए कलर निकल गया, जबलपुर का होता फट जाता लेकिन कलर तो नहीं जाता। सभी लोग देखो बोर्ड के सामने कंफ्यूजन पॉइंट, भूल भुलैया किस जाएगी अपनी नैया, लेफ्ट राइट सही बताने वाले को बम्पर प्राइज। सभी लोग करो डिसाइड, लेफ्ट राइट पूछ रहा है नाविक गाइड। लेफ्ट राइट तो ले लो बम्पर प्राइज, जाना जो बोलता सही उसको उतार देते यही। यही है बम्पर प्राइज। तुम डरने थे ना तुमदा खड़ी करो। ये देखो आप लोग लेफ्ट साइड स्लेटी मार्बल, स्लेटी मार्बल ग्रे स्टोन। इसी मार्बल का ना स्लेट बाटी बनाया जाता था। पहले के बच्चे ना इसी में लिखते पढ़ते हो जाते थे पास। आजकल के बच्चे कागज खराब करते, पैसा नहीं पढ़ते, साथ में मम्मी पापा लोगों को परेशान करते। बच्चे लोग मारते नकल, नहीं आती अकल, देखते फिल्में बिगाड़ लेते शकल। फिर शादी के बाद आती अकल, बीवी आती ने सुधार देती मार मार के।
ज्यादा नहीं होता काम, कर देती है जीना हराम। है तो नहीं कोई परेशान? है भाई साहब कोई परेशान? सीधा इधर देख, इकडे पहा। इकडे बघ. इलाज है कि वापस आएंगे इधर से? ये देखो आप लोग मार्बल पेपर वाइट एक ही साइड, कैमरा हो तो चमकाओ कैमरे की लाइट। जाना दूध की सफेदी निर्मा से आए, रंगीन मार्बल खिलखिल जाए, सबकी पसंद निर्मा। अभी हम आ गए हैं मदन मोहन मंदिर में। तो जिस बस से आप गए थे भेड़ाघाट, उसी बस से आपको वापस आना है और मदन मोहन रेलवे स्टेशन में आपको उतरना है, यानी मदन महल। तो मदन महल से फिर आपको जाना है शारदा चौक। शारदा चौक से पैदल चल के आप यहाँ पे बैलेंसिंग रॉक पहले देख लीजिए। यहाँ पे रॉक बैलेंस किया हुआ है, ये आपको उतना लगेगा नहीं यहाँ पे। ये कपल फोटो खिंचवा रहा है। पाँच मिनट में आप कर सकते हैं। एक्चुअली आपको लगेगा भेड़ाघाट में आपको 1 घंटा, 64 योगिनी में आधा घंटा और बोटिंग में 1 घंटा, और यहाँ पे वापस आने के लिए आपको लगभग लगेगा 45 मिनट्स। तो उसके बाद लगभग आपका दोपहर से पहले ख़त्म हो जाएगा भेड़ाघाट। फिर आप दोपहर के बाद यहाँ पे आ सकते हैं, और इसमें आपको भी 1 घंटा ही लगेगा ऊपर चढ़ने में और महल को देख के, मदन महल को देख के वापस आने में। तो दिन में आप बहुत आसानी से पूरा जबलपुर के ये 5 दर्शनीय स्थान देख सकते हैं। ये थोड़ा चढ़ाई है ऊपर, बहुत रमणीय चढ़ाई है, ग्रीनरी है। शहर से आए हुए लोगों को यहाँ पे ऐसे एंजॉय करना चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं शायद ना चढ़ पाएँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये चिड़िया के लिए रखी गई है। एक्चुअली महल में पहुंचने से पहले ये ट्रैकिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेचुरल ट्रैकिंग, ट्रेल का ट्रैकिंग जैसा लगा। मैं तो चल सकता हूँ, इसीलिए आई एक्चुअली एन्जॉयड इट, द प्रोसेस ऑल्सो। एक और चिड़िया के लिए। यहाँ राइट साइड में महादेव का गुफा है, महादेव जी का। वहाँ पे भी लोग जाते हैं, भक्तगण, जाने वाले श्रद्धालु। ये शहर, ये है महादेव जी के गुफा के लिए मार्ग। लड़का लड़की अंदर घुस कर न बैठे, अन्यथा आपके लिए साथ घटना हो सकती है।
वार्निंग टू ऑल द लवर्स हु मीट क्लैंडस्टाइनली, जो चुप चुप के लवर्स प्रेमी मिलते हैं उनके लिए एक संदेश है, घातक हो सकता है। पंजा रखा करो ना इनको। पंजा ठीक है, पंजा ठीक है। चलना ही है, चल चल के जाना है। आगे एक तालाब है और वहाँ पे एक दरगाह भी है तालाब के राइट साइड में। यहाँ पे भी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं भाई। Ancient rocks. जैसे कि आपको मालूम ही है, जो मदन महल था एक्चुअली राजगोंड राजा मदन सिंह ने बनवाया था 11वीं सेंचुरी के अराउंड। फिर बाद में सेम महल को रानी दुर्गावती से भी रिलेटेड है। रानी दुर्गावती एक वीरांगना थी जिन्होंने अकबर एवं मुग़लों के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह इतिहास में दर्ज है। जो मेन मदन महल है वो एक पत्थर के ऊपर बना हुआ है। महल से अधिक वो एक वॉच टावर होता था। ये संस्कृति मंत्रालय का प्रशस्ति पत्र जिसमें मदन महल का विवरण दिया गया है। ये देखिए पूरा मदन महल का भाग। पाषाण शिलाओं पर निर्मित है। ये देखिए बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर विराजमान है मदन महल। ये महल के नीचे के पूरे किले वगैरह जो विध्वंस हो चुका है। इसके देखिए कितने अच्छे अच्छे आर्च बने हुए हैं। घोड़े के अस्तबल वगैरह भी थे और यहाँ पे पानी को संरचना हेतु कुछ आकृतियाँ भी बनी हुई खुदी हुई हैं। देखिए पूरा जीर्ण अवस्था में पहुँच गई हैं, किंतु इतिहास के साक्षी है ये। ये शांत पत्थरें शांति से चिल्ला चिल्ला कर इसके गौरव गाथा गा रही है। ये मदन महल पूरा। तो इस प्रकार देख सकते हैं हम कैसे एक ही दिन में जबलपुर के 5 स्थान देख सकते हैं और इनके यादों को, मीठी यादों को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये देखिए इनका संरचना
इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। ये मध्य एशिया से ये तकनीक आई थी आर्च बनाने का और ऊपर डोम बनाने का। कैसे संरचना करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे हार्मनी लाना है, इसमें बहुत मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री कैलकुलेशंस यूज़ होता था। ये देखिए ये गोलाकार डोम कैसे बनना है। एक डोम की आकृति की पराकाष्ठा है गोल गुंबज, जो कि बीजापुर में है। ये देखिए कितना भव्यता होगा जब इसका निर्माण हुआ होगा। चलो आज के लिए इतना ही।